कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12 क्लास के 100 मार्क्स के हिंदी का 7 चैप्टर ओ सदा नीरा जो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। उसी का आज मैं प्रश्न उत्तर लेके आया हूं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं ओ सदा नीरा। ओके, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो जो चंपारण क्षेत्र है उसमें इतना बाढ़ आता है, इसका कारण क्या है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन समतल हो गया। यानी जो चंपारण क्षेत्र था वहाँ पहले बहुत सारा जंगल हुआ करता था जो पानी के बहाव को रोक देता था। जड़, पेड़ का जड़, तना, ये सब क्या करता था, पानी के बहाव को रोक देता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पेड़ कटता गया जमीन वहाँ का समतल होते गया और पानी का बहाव बढ़ते गया। ओके, फिर आगे है, बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में है, इतिहास की क्रिया प्रतिक्रिया का क्या आशय। क्रिया प्रतिक्रिया का क्या आशय, चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजनंददेव चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति यही बस गए। और जो पुराने जमाने में नेपाल से और मिथिला से विजय यात्रा आई जिसमें प्रथम राजा नारायणदेव और चालुक्य नृपति विक्रमादित्य का सेनापति सब आया और यहीं बस गया। ओके, नारायणदेव ने यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला ओके, फिर है, अंग्रेज ठेकेदार पश्चिमी भारत के जमींदार पूर्वी बंगाल दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ आकर बस गए। और विभिन्न जगहों के जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह के लोग आके यहाँ चंपारण जिले में बस गए। ओके, फिर आगे है, कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। उसी समय वहाँ के जंगल की भी क्षति हुई। और जब कर्नाट वंश के जो एक राजा थे उनका नाम था हरिसिंह देव, उनका मुकाबला मुसलमान योद्धा गयासुद्दीन तुगलक से हुआ था जिस कारण उनमें भीष्म युद्ध हुआ और जंगल की कटाई होते गई रास्ता बनाने के लिए। और लास्ट में हरिसिंह देव को हारकर वहां से भागना पड़ा नेपाल में। ओके, तो ये सब क्या है, इतिहास की क्रिया प्रतिक्रिया का आशय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धागर शब्द का अर्थ क्या है। धागर शब्द का अर्थ क्या है, तो चलिए जानते हैं। उड़ाव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। भारे का यानी भारे पर जो लेबर लाया जाता है उसका वो मतलब होता है किसका, तो धांगर शब्द का। कौन भाषा में, तो उड़ाव भाषा में। ओके, फिर आगे है, ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। और ये किनके वंशज है, छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों का वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ लाया गया था। ओके, नील की खेती कराने के लिए भाड़ा पर ये मजदूर लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, थालुआ का कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। ठीक है, सॉरी थालुआ नहीं, यहाँ पर थारू होगा, ल लिखा गया है थारू। थारुओं का कला का पाठ के आधार पर परिचय दे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला
सराहना के योग्य है, सराहने के योग्य, यानी कि उनकी कला का तारीफ करने योग्य, बहुत अच्छे उनका कला हुआ करता था। ओके, थारू लोग का वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सीक के टोकरी तो सब जानते हैं, जो भी बिहार में रहते हैं सब अच्छे से जानते हैं, टोकरी बनाते थे, ठीक। और रंगीन वो जो टोकरी के लिए जो सीक यूज करते थे, बांस का चिरा हुआ सीक होता है, बांस को चिर के पतला सीक बनाया जाता है, तो उस सीक का जो प्रयोग करते थे वो रंगीन हुआ करता था, एकदम रंगा, लाल हरा पीला ये सब रंग से रंग के तब बनाया जाता था, ताकि टोकरी एकदम रंगीन डंटीदार लगता था। ओके, फिर आगे है झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उनमें भी उनकी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मंज से बनाए जाते थे उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखाई देती, और किसानों के लिए जो भी सामान बनाया जाता था उसमें भी कलाकारी होता था। ओके, और जो झोपड़िया में दिया लमटेन ये सब बनाया जाता था पहले के ज़माने में, तो वो सब भी बहुत अच्छा वो सब कलाकारी से बनाते थे। आगे है, इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधु का अनोखा कर्तव्य, और इस सब कला से भी अच्छा कला उन लोग का नववधु यानी नया शादीशुदा जो होता था वर वधु, उनका जो कला था इनसे भी मज़ेदार था। चलिए जानते क्या है, उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी, और जो भी नई नवेली दुल्हन थी वो तो, और पुरानी हो जाने पर भी, जैसे बुजुर्ग हो जाने पर नहीं ऐसा नियम था, लेकिन जब नई नवेली दुल्हन है तो वो अपने पति के लिए खाना लेकर दोपहर में जाती थी खेत में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वधु जब ये काम पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सीक के टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, और जब ये नई नवेली दुल्हन अपने पति के लिए खाना लेकर जाती है तो उसके माथे पर एक पीढ़ा होता है। पीढ़ा करने का मतलब हम लोग के जो बिहारी भाषा में कहा जाता है ना, पीढ़िया पर बैठने वाला, तो वही पीढ़िया पर सिर पर रख लेती थी कि उस पर बैठ के खाने के लिए, और टोकरी का जो रंग बिरंगा टोकरी रहता था उस पर रख कर उसी में खाना रहता था। ओके, तो ये सब था उनका कला थारू लोग का। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 5वां प्रश्न। अंग्रेज नीले किसान पर क्या अत्याचार करते थे? जो अंग्रेज लोग थे नील की खेती कराने के लिए किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? चलिए देखते हैं, आंसर है अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए जो किसान थे वो क्या करते थे कि नील की खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि नील की खेती करने से उनका खेत खराब हो जाता था। ओके, खेत खराब हो जाता था तो खेत में उपज नहीं होने लगता था, इसलिए किसान लोग खेत में नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसके कारण नील एक ऐसा चीज़ था जिससे कपड़ा रंगा जाता था, तो अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है, नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ओके, किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, और जिन किसान के पास 20 कट्ठा खेत रहता था इसमें से 3 कट्ठा में उनको नील की खेती करना रहता था, यानी 17 कट्ठा में वो अपना मन से खेती कर सकते, धान गेहूँ ये सब उगा सकते, लेकिन जो 3 कट्ठा है उसमें उनको नील की खेती करना ही करना है, और उनका जो 3 कट्ठा का ज़मीन रहता था वो उपज उनका खराब हो जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किसानों के घर शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था, और किसी किसान के यहाँ या कोई भी भारतीय लोग के यहाँ कि कोई भी शादी हुआ, चाहे कोई भी खुशी वाला माहौल हुआ, तो उस दिन वहाँ उस किसान को, उस गरीब को, जो अंग्रेज साहब थे उनके यहाँ कुछ पैसा उसा, खाना पीना, अच्छा पकवान बनाकर ये सब भेजना पड़ता था। ओके, फिर आगे है, साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसा किसानों से वसूला जाता था। ये अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसानों पर, और अगर कोई भी अंग्रेज का साहब बीमार पड़ गया तो उसका इलाज का खर्चा किसानों से ही वसूला जाएगा।
तो ये सब किसान पर अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिणी बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाती तो अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान होता। और जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छिड़ गया था। ओके, तो अगर गंगा पर पुल बना दिया जाता तो ये आंदोलन, ये खिलाफत पुल के जरिए अंग्रेजों के जो भी अलग अलग क्षेत्र थे उस सब में बगावत फैल जाता, और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने गंगा पर पुल ना बनवाया। ओके, फिर आगे है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चलिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जानते हैं। गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी समझते हैं कि अगर कोई भी आर्थिक समस्याओं को दूर करना है तो इसके लिए शिक्षा बहुत ही बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, तो चलिए आगे फिर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ 3 गांव बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की, यानी हॉस्टल के तरह एक विद्यालय का स्थापना की। कितने गांव में? तो 3 गांव में, एक बरहरवापुर, मधुबन और भितरवा में। ठीक, वहाँ ये 3 जगह पर इन्होंने आश्रम विद्यालय की स्थापना की। ओके, फिर आगे उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया, और वो भी जो तीनों विद्यालय था उनको चलाने का जिम्मेदारी गुजरात और महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को उन्होंने दे दिया। ठीक, फिर आगे है, विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो, और जो भी भारतीय लोग विदेश जाके पढ़े थे उन शिक्षकों को उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए रखा गया ताकि वो बाहरी नॉलेज भी बच्चों को दे पाए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या है? गांधी जी का जो शिक्षा से संबंधित आदर्श है वो क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों के संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, यानी बच्चों में जो भी संस्कार हो उनका जो भी चरित्र हो वो एकदम उत्तम हो, बहुत अच्छा होना चाहिए, बस उनका यही एक मकसद था। ओके, फिर आगे है, अक्षर ज्ञान तो इस उपदेश की प्राप्ति का एक साधन है मात्र, और अक्षर ज्ञान से ही बच्चा लोग का उसका नेचर बनता है, वो आगे क्या कर सकता है ये अक्षर ज्ञान से ही पता चलता है। ओके, चलिए आगे है, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है, और जो अभी वर्तमान का जो भी शिक्षा पद्धति है ये सब क्या है, बच्चे को का जो दिमाग है उसको बुद्धि को विकसित करने की जगह पर उनको बौना बना देता है एकदम। ठीक है, जो वर्तमान का शिक्षा पद्धति है। फिर आगे है, गांधी जी ने कहा है कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह विचार है कि जो ज्ञान वे स्कूल से प्राप्त करेंगे उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। और देखिए हम लोग के जीवन में क्या है कि अपना पढ़े, खेत खलियान के बारे में भी कुछ साइंस में चैप्टर होता है, फसल। ठीक, तो फसल में पढ़ाया जाता है कि हाँ ये रबी फसल है, ये फसल है, वो फसल है, लेकिन बच्चा बस पढ़ के याद करके रट के रह जाता है। ठीक, उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाता है। तो गांधी जी कहते थे कि नहीं, जो भी बच्चा स्कूल में पढ़े उसको घर जाके खेती में, ग्रामीण जीवन में उपयोग करे, तभी तो वो हमेशा उस ज्ञान उसके पास बरकरार रहेगा, एकदम प्रैक्टिकल के साथ चलते जाए। ओके, चलिए आगे है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो ये मैंने अपने समरी वाले वीडियो में बताया है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया, तो जो लोग मेरा समरी वाला वीडियो और ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर देख ले। वहाँ पर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी क्लास 12 के नाम से। ओके, तो वो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा हिंदी 12 का। ठीक,
तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए पुंडलिक जी कौन है जानते हैं। पुंडलिक जी एक शिक्षक है, ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते हैं। तो जो पुंडलिक जी है वो क्या है, मुख्य रूप से एक शिक्षक है। ओके, फिर आगे है कि मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, और गांधी जी का जो भी विचार है, आदर्श को पुंडलिक जी एकदम निडर होकर मानते थे। फिर आगे जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भीतरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन के दिल से अंग्रेजों के प्रति भय दूर करे। और पुंडलिक जी एक बहुत ही निर्भय निडर व्यक्ति थे, इसलिए गांधी जी ने विशेषकर उनको बुलवाया और कहा कि आप इस आश्रम विद्यालय में रहिए और यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, अच्छा से ग्रामीण बात भी बताइए, और उन बच्चों के दिल में जो अंग्रेजों के प्रति भय है, डर है, उनको साफ खत्म कर दीजिए, ताकि हमारा जो भारत है एकदम क्रांतिकारी के रूप में उभरेगा। ओके, फिर आगे है अगला प्रश्न 10वां। गांधी जी के चंपारण आंदोलन को किन 2 सिखों का उल्लेख लेखक ने किया है। तो गांधी जी का जो भी चंपारण आंदोलन था उनमें 2 सिखों का उल्लेख किया लेखक ने। चलिए जानते हो दोनों सिख कौन है। ओके, तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख है निर्भीकता और ईमानदारी। ठीक, निर्भीकता और ईमानदारी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी, और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। और गांधी जी जो थे उनका 2 ही हथियार था, एक ईमानदारी और एक निर्भीकता। ठीक है, निर्भर होकर रहिए, अपने पर निर्भर रहिए और ईमानदारी के साथ काम कीजिए। ईमानदारी के साथ काम किया फल मीठा मिलता है। ओके, तो उन्होंने पुंडलिक जी को ये बात बताया, अब पुंडलिक जी ने पूरे गांव वाले को ये शिक्षा दी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी की यह थी कि सत्य को तोलना। वो गांधी जी हमेशा सत्य बात करते थे। ओके, अर्थात वो आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छी तरह से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद कुछ लिखते थे या बोलते थे। गांधी जी का एक बात बहुत अच्छा है, ऐसा ही सब व्यक्ति को करना चाहिए कि कोई भी खबर मिले हम लोग को तो उस खबर का पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आजकल अफवाह ज़्यादा उड़ता है, सच्चा खबर नहीं मिलता है और अफवाह ज़्यादा उड़ता है। तो इसलिए उस खबर के बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए अच्छे से, तभी उस खबर के बारे में कुछ बोलिए, कुछ लिखिए, किसी के सामने 10 आदमी के सामने वो बात पेश कीजिए, तब आप अच्छे व्यक्ति हुए। ठीक, अफवाह सुनकर कुछ भी बोल देना ये अच्छी बात नहीं। ओके, तो गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के का पहलू है, अर्थ स्पष्ट करे। ये जो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा भोगी मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, मतलब नाम 2 गो है लेकिन कम्मा एक ही है। ठीक, तो ये इसका बात का स्पष्ट करे, ये बात बोला गया है, तो चलिए स्पष्ट करते हैं। तो कोई भी बात स्पष्ट करने वाला में होता है तो उसमें पहले लिखा जाता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया है। ओके, ये बात जरूर लिखना। ओके, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुकरण करने वाला भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। ठीक, कह रहे हैं कि लेखक की जो वसुंधरा भोगी मानव है, यानी अपना जीवन एकदम सुखमय बिताना चाहता है धरती पर, ठीक, वो मानव, और एक धर्मा मानव यानी धर्म के पीछे काम करना है। अब मेरा ये धर्म है तो इसके लिए सब मनुष्य को काट दो, दूसरे मनुष्य वाले धर्म वाले को मारो पीटो, ये आदमी और वसुंधरा भोगी मानव ये दोनों एक ही तरह के। ठीक, चलिए अपना धर्म बचाने के लिए वहाँ जंगल कट गया चंपारण में, ये सब कारण है। ठीक, फिर आगे है कि साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है उसी का नष्ट
कर रहा है। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। और जो भी मानव है क्या करता है, कोई भी मानव अपने जीवन में सुख के साथ रहना चाहता है, और धर्म के नाम पर आदमी मार काट करेगा, झगड़ा करेगा, तो वो क्या हुआ, आपका शांति भंग हो गया। तो वैसे जीना और न जीना क्या पैसा फर्क पड़ता है, ठीक। और वैसा धर्म के नाम पर जीना ही क्या फायदा, कि धर्म के नाम पर सिर्फ काटना मारना पीटना यही रह गया। अगर आपको रहना है तो उस धर्म को हटा दीजिए, एकदम सुखी से जीवन बीतेगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर सारा धर्म हटा दिया जाए तो कभी किसी में मार नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, ठीक। एकदम एक समान सब रहेगा। जैसे कि स्कूल में, एक बात मेरा ये पर्सनल बात है कि स्कूल में आप लोग देखते होंगे कि यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए टीचर डांटता है कि यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आया, यूनिफॉर्म पहनिए तभी स्कूल आइए, डेली आइए स्कूल यूनिफॉर्म पहन के। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल में एक अमीर बच्चा भी जाता है और एक गरीब फैमिली का भी बच्चा जाता है। अगर अमीर फैमिली का बच्चा रोज नया नया कपड़ा, वैरायटी का कपड़ा पहन के आएगा तो गरीब बच्चा को उससे अखड़ होगा, ठीक। इसलिए स्कूल का नियम ये बहुत अच्छा है कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए। सबका यूनिफॉर्म एक ही किस्म का रहेगा, तो कोई अमीर न दिखेगा न कोई गरीब दिखेगा, ओके, एक किस्म का सब रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म का कारण है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर धर्म को हटा दिया जाए तो सभी मनुष्य एकदम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और यहाँ धर्म के नाम पर कितना मार हो जाता है ना, तो इस बात को गौर से समझिए, ओके। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपने बड़ी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो ये जो चंपारण की भूमि है ये कैसी है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है, ओके, ये बात जरूरी है, ठीक। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि यह भूमि महान है। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है, ओके। फिर आगे है, यहाँ अनेक बाहरी व्यक्ति आए एवं कई आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने यहाँ तो इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया या आकर बस गए। और यहाँ बहुत लोग आए, बहुत आक्रमण भी हुआ। कुछ लोग यहाँ आए तो क्षति पहुँचाए और कुछ लोग आए तो यहाँ बस गए। फिर आगे है, इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता जो इतने अत्याचार होते हुए भी सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। और इस भूमि का कितना बड़ा दिल है कि इतना कष्ट झेलने के बाद, इतना अत्याचार झेलने के बाद भी सब भूल कर सबको क्षमा कर दिया, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया। वे कहाँ कहाँ से आए और इसलिए वहाँ आकर बसे, और किस लिए यहाँ पर आकर बसे, इसके बारे में बताइए। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था इसलिए, ओके। तो चलिए देखते हैं उत्तर में। लेखक ने बताया कि विजय यात्रा पर आए नायनदेव चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए, ओके। ये जो भी लोग आए बस गए। नायनदेव यहाँ कर्नाटक वंश स्थापित किए। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्गों से लोग यहाँ आकर बस गए। अंग्रेजों का मकसद था नील की खेती से मुनाफा। अंग्रेजों का मकसद था नील की खेती से मुनाफा कमाना, ठीक। और यह किसान से खेती जबरदस्ती कराते थे। खेती के लिए बांगर और थारू को भी बुलाया गया, ठीक। यहाँ पर धांगर होगा, बांगर लिखा गया गलती से। धांगर जो आदिवासी थे उनको, भाड़े का मजदूर को बुलाया गया और थारू लोग को बुलाया गया, ओके, कि यहाँ पर आए और नील की खेती करे और अंग्रेजों लोग को प्रॉफिट मिले, ओके। तो अंग्रेज लोग ये चाहते थे, बस अंग्रेज लोग कैसे भी पैसा नोच के पूरा भारत से ले जाना चाहते थे। फिर आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नीले गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखे। गांधी जी और जो नीले
गोरे थे उनके बारे में प्रसंग है। चलिए देखते हैं क्या है। नीले गोरों ने जब किसान पर अत्याचार किया क्या करते थे, तब आतंक और बेबसी के आलम में अचानक से गांधी जी का आगमन हुआ। होता है ना कि फिल्म में कि कोई गांव में बहुत गुंडा लोग अत्याचार कर रहा है और हीरो का एंट्री होता है, उसी अत्याचार जब हो रहा था तो गांधी जी का हीरो की तरह एकदम नायक की तरह एंट्री होता है। ओके, फिर आगे देखिए। गांधी जी ने चंपारण की प्रजा को भय और अत्याचार से बचाने का प्रयत्न किया और वहाँ बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की और गांधी जी ने वहाँ स्कूल खुलवा दिया। चलिए आगे। पुंडलिक जी ने भी निर्भीकता गांधी जी से ही सीखी थी। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो घर के मालिक उनके घोड़े की लगाम पकड़े, और वहाँ का उस गांव में एक नियम बना दिया गया था कि किसी के भी घर के बाहर, जो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना दूरा पर, तो दूरा पर कोई भी आया, मालिक अंग्रेज का मालिक, ठीक साहब, तो वो घोड़ा पर बैठ के, पहले तो गाड़ी नहीं उतना चलता था ना, तो घोड़ा पर बैठ के आए तो उस घर का जो भी सदस्य घोड़ा की लगाम को पकड़े रहेगा। ठीक, ये नियम बन गया था। ओके, फिर आगे चलिए। यहाँ पर एक साहब का बात है। एमन साहब ये बहुत ही अत्याचारी था, ये बहुत ही अत्याचारी था। आए तो पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊँगा। और जब स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर एमन साहब आए तो जो हमारे पुंडलिक जी थे, जो बहुत ही निर्भय थे, डर नाम का चीज़ तो इनमें थोड़ा सा भी नहीं था, तो उन्होंने डट कर सामना किया, बोला कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कक्षा में अभी पढ़ा रहा हूँ, जिसको आना है मेरी कक्षा में आए, हमसे बात करे, मैं किसी का बाप का नौकर नहीं हूँ कि मैं उसके घोड़े का लगाम जाकर पकड़ूँ। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा बात कहा पुंडलिक जी ने। यह निर्भीकता चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन है, और यही निडरता क्या हो गया, चंपारण आंदोलन का सफल होने का सबसे बड़ा कारण हो गया। ठीक, चलिए 15वां क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन लास्ट है, अब डरिए नहीं। ओके, आगे है चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। तो चलिए ये बात जान लेते हैं। जब चंपारण में बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाती है, ये छूट जाते थे क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती है, तो इस प्रकार उनकी बनावट पर उन्हें चौर और मन कहा गया है। और उनका जो देखिए, जब कोई भी बाढ़ आता है तो उसके साथ मट्टी भी बहते हुए आता है, लेकिन जब बाढ़ धीरे धीरे सूखता है तो मट्टी वहीं पर रह जाता है, ठीक है ना। तो वही जब बाढ़ धीरे धीरे जाता है तो उसका दिशा बदल जाता है, तो वही मट्टी बच जाता है और उसका कुछ अलग अलग बनावट बन जाता है, तो उसी को चौर और मन कहा जाता है। ओके, फिर आगे है चौर उसे कहा जाता है जिसमें पानी जाड़े या गर्मी कम हो जाता है। चौर उसे कहा जाता है ना जिसमें पानी लगा रहता है ना, और जाड़ा या गर्मी के मौसम में, कोई एक मौसम में पानी कम हो जाता है और इसमें खेती आसानी हो जाती है, और उस सीजन में खेती आसानी हो जाती है। फिर आगे मन के बारे में जानते हैं। मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। जो मन है उसका जो पानी का गहराई और विशाल होता है। ठीक, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाता और ये खेती करने में दिक्कत करता है, वहाँ पर पानी बहुत देरी से सूखता है और गहराई के कारण, तो इस कारण वहाँ पर खेती करना आसान नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न है, डरिए नहीं, बस छोटा सा प्रश्न है। कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। कपिलवस्तु से मगध जाने के लिए जो जंगल का रास्ता था, तो बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया, कैसे कैसे गए, चलिए जानते हैं। कपिलवस्तु से मगध के जंगल तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे की थी। और कपिलवस्तु से मगध जाने के लिए जंगल से जो रास्ता गया था, और जंगल से जो रास्ता गया था वो गंडक नदी के किनारे से गया था, और उधर से ही बुद्ध अपना उपदेश देने जाया करते थे, कभी कपिलवस्तु तो कभी मगध। ठीक, तो आज का क्वेश्चन इतना ही समाप्त होता है। 16 क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ओके, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक, आपका एक लाइक हम लोग को बहुत ही मोटिवेट करता है, तो लाइक जरूर करके जाइए। ठीक, अगर कोई कमी लग रहा है तो उसको आप कमेंट में हमसे बात कीजिए, मैं सब
कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके, तो कमेंट कीजिए कि कोई दिक्कत है तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे। ओके, क्योंकि मैं आप लोग के ही लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग से ही आशा करता हूँ। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।